हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री चैप्टर 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा का पार्ट 3। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे मैं कहना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, जाइए पहले उसको देख के आइए। उसके बाद आपको ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो जो पार्ट 2 था वीडियो का, वहाँ तक हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद से हमें पढ़ना था स्वतंत्रोत्तर कालखंड का इतिहास लेखन। ठीक है, तो वहाँ तक अगर देखिए, ये देखिए मैं आपको चलो यहाँ चल के दिखाता हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में और विका राजवाड़े, ये सब के बारे में हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में पढ़ लिया था। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पूरा पढ़ लिया था हमने। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 2 अगर जिसने नहीं देखा है जाइए पहले पार्ट 2 देख के आइए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा पहले पार्ट 2 देखो, उसके बाद ये देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर 2। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा ही 2 पेज बचा था, मैं बोला चलिए आप लोग कह रहे हैं वीडियो बना देता हूँ मैं, तो अभी क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर स्वतंत्रोत्तर कालखंड का इतिहास लेखन। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर कालखंड में अभी देखिए क्या हुआ स्वतंत्रोत्तर कालखंड में। एक और क्या हुआ था, एक और क्या हो रहा था, राजवंशों के इतिहास को लिखने पे महत्व दिया जा रहा था, और एक तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर कालखंड में क्या हुआ, एक तरफ राजवंशों के इतिहास पर महत्व दिया जा रहा था, दूसरी ओर क्या किया जा रहा था, उसी जगह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास जो है वह लिखना प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रोत्तर कालखंड में समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, धार्मिक विचारधारा, सांस्कृतिक पहलू, ठीक है, सांस्कृतिक पहलू जैसे क्या हुआ, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता क्या हुई थी, इतिहास विचारकों को होने लगी थी कि हमें सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, इस क्या है, इससे भी हमें इतिहास लिखा जाना चाहिए। इसका क्या हुआ, उन्हें आवश्यकता अनुभव होने लगी। ठीक है, इस कालखंड में क्या हुआ, इतिहास लेखन की मुख्य 3 नवीन विचारधाराएं सामने आई। कौन सी थी, मार्क्सवादी इतिहास और उपेक्षितों का इतिहास, तीसरा स्त्रीवादी इतिहास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये 3 विचारधाराओं में से पहला हम पढ़ते हैं मार्क्सवादी इतिहास क्या है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला क्या है मार्क्सवादी इतिहास। मार्क्सवादी इतिहास यानी क्या, मार्क्सवादी इतिहासकार, मार्क्स के विचारों से जो प्रेरणा मिलती है जिसे, उसे क्या कहते हैं, मार्क्सवादी इतिहास कहते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ, मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में आर्थिक व्यवस्था के में मार्क्सवादी इतिहासकारों में क्या होता है, लेखन में, मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में क्या होता है, आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक जो व्यवस्था होती है उसके जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें पद्धतियों और उत्पादन प्रक्रियाओं में मानवीय संबंधों का विचार केंद्र में था। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक घटना का, ठीक है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन में क्या होता है, प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का क्या था, महत्वपूर्ण सूत्र था। यानी देखिए वो क्या करते थे, समाज पे, देखिए अभी जैसे किसी का झगड़ा लगवाना है मान लीजिए, अब किसी ने किसी को कह दिया कि, ऐसा कुछ समझ के लीजिए, झगड़ा लगवाने के लिए कुछ बातें कही, अब उसको बुरी लगी। ठीक है, समाज के कुछ वर्गों को बुरी लगी, कुछ को अच्छी लगी। अब क्या हुआ, जो बुरी लगी और जो अच्छी लगी दोनों डिफरेंट हो गए, अब उनमें क्या होगा, लड़ाई होगी। तो ये यही कार्य किया करते थे, प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था यह पहले देखते हैं। जैसे धर्म के नाम पर लड़ाई कराना, तुम्हारे में ऐसा है, तुम्हारे में ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार की ये लोग ऐसा कांड करते थे, प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण करते थे, और उसके बाद आपस में जैसे फूट डालो राज करो की राजनीति, इस प्रकार का आप समझ सकते हो। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहते हैं। प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, यह इनको देखना महत्वपूर्ण इनका वो था, सूचना थी, सूत्र था। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जाति व्यवस्था में होते गए परिवर्तनों का अध्ययन किया। देखिए मैंने क्या बोला आपको, एक दूसरे के धर्म में ये लोग लड़ाते थे। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्या किया, जाति व्यवस्था में होते गए परिवर्तनों को क्या है वो अध्ययन किया। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का अवलंबन प्रभावशाली ढंग से करने वाले इतिहासकारों में कौन है, दामोदर धर्मानंद कौसम्बी, कमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा, कमरेड शरद पाटिल आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, उनके संस्थापकों में डांगे एक थे। उनकी लिखी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये बुक आप याद रखना, डांगे द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये आप याद रखना। पुस्तक मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उत्तम उदाहरण है। ठीक है,
चलिए अब पढ़ते हैं उपेक्षितों का इतिहास और सबाल्टर्न इतिहास के समूह का इतिहास। ठीक है, उपेक्षितों का इतिहास पढ़ते हैं। उपेक्षितों का इतिहास क्या होता है? उपेक्षित यानी क्या? चलिए मैं पढ़ के पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, उपेक्षितों के समूहों का इतिहास लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी, ठीक है, उपेक्षितों का जो इतिहास था उसे लिखने का प्रारंभ मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा से प्रारंभ हुआ। लेखन क्या हुआ? मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा से प्रारंभ हुआ। इतिहास लेखन का प्रारंभ समाज के निचले इतिहास, देखिए अब ये उपेक्षितों के इतिहास में क्या हुआ? इतिहास का जो प्रारंभ है वह समाज के निचले और सामान्य लोगों के स्तर से करना होगा। इस संकल्पना में प्रस्तुत करने में एंटोनियो ग्राम्ची नाम का एक इटालियन विचारक था, उसका क्या था? महत्वपूर्ण विचार था कि मतलब जब इतिहास लिखा जाता है तो उसका शुरुआत किससे होना चाहिए? समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं उनसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ता हूँ। उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोक परंपरा को महत्वपूर्ण साधन माना गया। ठीक है, उपेक्षितों का जो इतिहास था उसे लिखने के लिए क्या किया गया? लोक शिक्षा जो लोक परंपरा जो थी, लोगों की जो द्वारा परंपरा चलाई जाती है, ठीक है, उसे क्या किया? एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त करा देने का कार्य भारतीय इतिहासकार रणजीत गुहा ने किया। ठीक है, उपेक्षितों का जो इतिहास था उसको एक महत्वपूर्ण विचारधारा बना दी किसने? रणजीत गुहा ने। ठीक है, भारतीय इतिहासकार ने। परंतु उसके पूर्व भारत में उपेक्षितों को इतिहास का विचार महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन द्वारा सामने आता है। ठीक है, अब क्या किया रणजीत गुहा ने? इसे एक विचारधारा तो बना दी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी जिसमें अति क्षुद्रों का इतिहास बताया गया है। ठीक है, धर्म के नाम पर नारी क्षुद्रों तथा अति क्षुद्रों पर होने वाले शोषण की ओर ध्यान खींचा। ठीक है, अब जो पहले का समय था, जैसे स्वतंत्रता के समय बहुत ही विचारधारा स्वतंत्र जाने की समझ रहे हैं ना आप, 1980 के बाद और 90 का जो दशक था, ठीक है, 90s का दशक, उसमें क्या था? बहुत सारी अभी देखिए पहले नहीं, एकदम पहले भी तो हमारा क्या था? जो समाज था वो एकदम अच्छा था। ठीक है, जैसे कि राम कृष्ण के समय ये सब क्या था? ऐसे तब जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई थी जैसे 18 के समय वैसे नहीं फैली थी। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था। नहीं, सब लोग बोलते हैं जैसे पहले के लोग एकदम वैसे थे, नारी के ऊपर अत्याचार करते थे, ऐसा वो उस समय नहीं होता था। ये क्या होता था? 19 के दशक में। ठीक है, 19 के दशक में कुछ मनबुद्धि लोग थे, उन्होंने ये सब शुरू किया। ठीक है, चलिए तो उन्होंने क्या किया? जो नारी के ऊपर अत्याचार और अति क्षुद्रों पर होने वाले शोषण, जो निचले जाति का जिन्हें बता दिया जाता है और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसका क्या किया? गुलामगिरी पुस्तक में उन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? भारत के इतिहास एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अब मैं तो दलित नहीं कहूँगा, दलित वर्ग है ही नहीं यहाँ पे कोई। ठीक है, सब एक समान है। भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के उपनिवेशवादी तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसकी उपेक्षा की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर निरंतर लेखन किया। उनके द्वारा किए गए विपुल लेखन में हु वेयर द शूद्रास और द अनटचेबल्स ग्रंथ उपेक्षितों को इतिहास का उदाहरण के रूप में बताए जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? ठीक है, याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है? हु वेयर द शूद्रास और द अनटचेबल्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। किसने लिखा था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने भारत का क्या लिखा है? संविधान। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं स्त्रीवादी इतिहास लेखन। देखिए जो इंपॉर्टेंस था मैंने वही आपको बता दिया और कुछ ज़्यादा पूछते ही नहीं है इसमें। जो मैं नहीं बता रहा हूँ आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको बस उसको बस रीड करना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अभी चलिए पढ़ते हैं स्त्रीवादी इतिहास। स्त्रीवादी इतिहास में क्या हुआ आप देखिए। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में क्या हुआ? भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रमुख रूप से पुरुष अध्येता कार्य थे। अब भारत का जो इतिहास लिखा जाता था उसमें क्या था? मुख्य रूप से स्त्रियों का समावेश नहीं था। उस समय क्या कहा जाता था? पुरुष का अध्येता जो थे इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले, वह क्या थे? पुरुष ही सबसे अधिक थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय इतिहास में प्राप्त स्त्रियों का स्थान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य अन्य बातों की तुलना में दुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब स्त्री वहाँ पर कार्यरत नहीं थे तो स्त्री का इतिहास था वो क्या हुआ? दब गया। ठीक है, उनके द्वारा जो कार्य और स्त्रियों द्वारा जो शोध कार्य अनुसंधान हुआ है वो क्या हुआ? इतिहास में नहीं लिखा गया। ठीक है, चलिए इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बनाया उसका नए सिरे से विचार आवश्यक है। ठीक है,
ये आपको नहीं पढ़ना है, उतना ही मैंने आपको बता दिया। इतना पैराग्राफ को जो ऊपर बताया ना, वो इतने पैराग्राफ का मतलब ही वही है, घुमा फिरा के बस आपको दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में ताराबाई शिंदे का नाम अग्रणी है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ताराबाई शिंदे नाम की एक क्या हुआ 19वीं शताब्दी में ताराबाई शिंदे जो कि एक स्त्री इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पुरुष प्रधान व्यवस्था और जाति व्यवस्था को विरोध दर्शाने वाला लेखन किया, ठीक है। जो कि पुरुष प्रधान मतलब इतिहास में जो पुरुष प्रधान क्षेत्र है उसका, और जाति व्यवस्था में जो जाति को लेकर ये छोटा वो बड़ा, इसके कारण इसका क्या किया, विरोध दर्शाया और उसका लेखन किया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब 1982 ईस्वी में अब 1882 ईस्वी में क्या हुआ, उनके द्वारा प्रकाशित स्त्री पुरुष तुलना जो बुक है उसमें क्या किया गया, स्त्रीवादी इतिहास लेखन, ठीक है, प्रथम स्त्रीवादी इतिहास लेखन माना जाता है। 1882 में किसके द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना यह एक बुक लिखी गई जो कि प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ताराबाई शिंदे ने क्या काम किया था पूरा बता दिया। अभी यहाँ से पढ़ते हैं 18, ठीक है, 1888 ईस्वी में पंडिता रमाबाई द्वारा क्या लिखा गया, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित बुक लिखा गया। किसने लिखा था, रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने। ये आपको याद रखना है कब, 1888 में। कौन सा बुक लिखा था, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। अब चलिए आगे से पढ़ते हैं, आपको ये समझने लायक तो कुछ है ही नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर कालखंड में जो लेखन हुआ वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उनका राजनीतिक समानता का अधिकार और अब देखिए स्वतंत्रोत्तर सीधी सी बात है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कालखंड में जो इतिहास लेखन हुआ स्त्रियों के साथ, जैसे उनके ससुराल में कौन सा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ कैसा रहन सहन का तरीका है, उनका राजनीतिक समानता, उनको कौन से अधिकार देने चाहिए कौन से नहीं, इसके ऊपर क्या किया गया, लेखन किया गया। महत्वपूर्ण केंद्र था वह लिखने का, इतिहास लेखन स्त्रियों के ऊपर, ठीक है। अब संप्रति समय में अब क्या हो रहा है, विख्याति प्राप्त इतिहास लेखन में मीरा कौसम्बी की कॉस्टिंग थ्रेशोल्डर्स, ठीक है, फेमिनिस्ट एसेज, सॉरी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, फेमिनिस्ट एसेज पुस्तक का उल्लेखन किया जाता है, ठीक है। इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई भारत में डॉक्टर कार्य करने वाली पहली स्त्री डॉक्टर रखमाबाई जैसी स्त्रियों के जीवन पर आधारित निबंध है। महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण से सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में लेखन किया गया। इसमें शर्मिला रेगे का लेखन कार्य महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने राइटिंग जेंडर, ठीक है, राइटिंग जेंडर, दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, ठीक है, पुस्तक में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। किसी भी विशिष्ट विचार प्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वाले में सर यदुनाथ सरकार, ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार गोस्वामी, ठीक है, सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर सेजवलकर के नामों का लेखन का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में अब ये देखिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बस आपको बस इसको रीड करना है। मैं इधर समझाने लायक कुछ है ही नहीं, आपको बस याद करना है, कालखंड याद करना है कि इन्होंने कौन सी बुक बस लिखी है। आपको इधर मेन क्या है यह सब आपको देखिए यहाँ पर जो लिखा है, कौन सी किसने बुक लिखी थी, पंडिता रमाबाई ने कौन सी बुक लिखी थी, 1888 में पंडिता रमाबाई ने कौन सी बुक लिखी, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। 1882 में अब स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखी गई ये याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। किसने सबसे पहले प्रथम स्त्रीवादी इतिहास लेखन किया, तो क्या नाम यह रखना है, ताराबाई शिंदे, ठीक है। चलिए क्या आप जानते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये चैप्टर में बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठी रियासत, गोविंद सखाराम सरदेसाई जो थे उन्होंने क्या किया, मराठी रियासत को प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है, ठीक है। गोविंद सखाराम सरदेसाई जो थे उन्होंने क्या किया, मराठी रियासत को प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। उनका यह कार्य इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें रियासतकार के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। गोविंद सखाराम सरदेसाई को किसे रियासतकार के रूप में जाना जाता है, अभी मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलेंगे, गोविंद सखाराम सरदेसाई, ठीक है। उन्होंने मराठों के समग्र इतिहास को अनेक खंडों में प्रकाशित किया, ठीक है।
आपको बस इतना याद रखना है, उन्हें क्या कहा जाता है, रियासतकार कहा जाता है। किसे? गोविंद सखाराम सरदेसाई को। और बाकी जो था मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो हमारे ये देखिए, ये कुछ पढ़ने लायक है नहीं ये वाला, ठीक है। आपको बस इसको याद कर लेना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आप थोड़ा भी पढ़िए मत, आपको पढ़ना है। मैं बस आपको देखिए, अब मैंने जो इम्पोर्टेंस था वो आपको पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड चैप्टर था वह इतिहास का लेखन भारतीय परंपरा, यहाँ पे थर्ड पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म, ठीक है, एंड हो चुका है। चलिए अभी जो आगे का चैप्टर है वो भी मैंने 2-3 पाँचवा चैप्टर मैंने पूरा सॉल्व किया है। इसके 2 पार्ट में जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं, मैं कहना चाहूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चैप्टर 1 का भी दिया है, चैप्टर 2 का भी दिया है, सब कुछ समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर मैंने 6 चैप्टर तक पूरे बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूरे बता दिए मैंने 6 चैप्टर तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आधा आपका सिलेबस लगभग पूरा मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया। और 7वां चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है, 8वां चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है। आप बस जाकर देखिए, ठीक है। और जितना हो सके हमारे चैनल को ग्रो करवाने में हमारी मदद कीजिए आप, ठीक है। वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी क्या करें, मोटिवेशन थोड़ा मिले, हमें भी अंदर से ऐसा होए कि हम आपके लिए वीडियो और बनाए, ठीक है। वीडियो पर व्यूज़ आएंगे तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना यार, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आएगा। तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन क्या है, क्या चैप्टर में आ सकता है, ऐसा नहीं है लगभग हाँ भाई यही आएगा, पागल बनाने का काम यहाँ पे नहीं होता है। मतलब तब भी मतलब जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप उसको लर्न करके जाओगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।